हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आपका जो क्लास 12th है उसका सब्जेक्ट जो फिजिक्स है उसका चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शुरू किया था। तो हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जितनी भी आपकी अलग अलग तरीके की जो वेव्स हैं यानी तरंगे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बैंड होता है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका बैंड होता है, जिसमें हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और अलग अलग जो वेवलेंथ होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग तरीके की जो वेव्स होती है यानी तरंगे होती है उनको बांटा होता है। तो इसको हमने देखा था कि आपकी कौन कौन सी तरीके की रेडिएशंस होती है। जैसे हमने देखा था गामा रेडिएशंस यानी गामा किरणें, फिर आपकी एक्स रेस यानी एक्स तरंग, यूवी यानी पराबैंगनी तरंगे, विजिबल, नियर इंफ्रारेड और इंफ्रारेड तरंगे, माइक्रोवेव और रेडियो। तो हमने इनके बारे में इनकी फ्रीक्वेंसी देखी थी कि इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, वेवलेंथ कितनी कितनी है। अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। तो आपके पास ये एक फिगर है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और उसके अलग अलग जो वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विजिबल है, जो विजिबल रेंज होती है उसको भी आप जानते हैं 7 जो रंग है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसमें बांटा गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी गामा रेस की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रे की, यानी गामा रे की सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है। अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वहीं जब हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेडियो वेव्स हैं वो आपको यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग तरीके की रेडियो वेव्स आपको अलग अलग सेपरेट करके दिखाएगी। तो जो आपकी रेडियो वेव होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है, यानी इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आपकी जो रेज हैं, अलग अलग तरीके की जो रेज हैं, तरंगे हैं, उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की, यानी रेडियो तरंग की हम बात करते हैं। तो जो आपकी रेडियो वेव्स होती है, ठीक है, आप जानते हैं आप मोबाइल का यूज करते हैं, आप फोन का यूज करते हैं, आप रेडियो का यूज करते थे या टेलीविजन का यूज करते थे। तो जो आपने देखा है कि जब हम रेडियो सुनते थे पुराने जमाने में या पहले जब रेडियो आपने कभी सुना होगा या आप सुनते होंगे, तो रेडियो में आप एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, एक प्रॉपर आवृत्ति में उसे सेट करते हैं, तब जाके आपको आवाजें सुनाई देती है या एक पर्टिकुलर स्टेशन आपको सुनाई देता है। तो यानी आप क्या कर रहे हो, आप रेडियो वेव को, उस रेडियो वेव को एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में सेट कर रहे हो, जिस कारण आपको वो स्टेशन या आपकी पसंद का जो भी स्टेशन है वो आप सुन पा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आप रेडियो में सुनते हो वो आप एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी सेट करके सुनते हो, यानी कि आप रेडियो वेव्स के थ्रू सुनते हो। उसी तरीके की अगर हम टेलीविजन की बात करें यानी टीवी की बात करें, तो टीवी भी आजकल तो काफी एडवांस हो गया है। पुराने टाइम पे क्या होते थे, आपके एंटीना होते थे, तो कई बार टीवी में आपको कुछ दिखाई नहीं देता था या आपका चैनल नहीं पकड़ता था। तो क्या करते थे, एंटीना को घुमाते थे। तो क्या करते थे, बेसिकली एंटीना को घुमा के एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी को सेट करते थे। ठीक है, एक प्रॉपर तरंग, जो तरंगे हैं रेडियो वेव है, उनको प्रॉपरली वो कैच हो सके, इसलिए उन्हें घुमाया जाता था।
तो जो आपकी रेडियो टेलीविजन होता है उसमें जो संचार का काम होता है वो रेडियो वेव्स के माध्यम से होता है। जो आपकी रेडियो वेव्स होती है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा, जो आपकी रेडियो वेव्स हैं ये अलग अलग रेडियो वेव्स में डिवाइडेड है। यानी आप देख सकते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, आपके पास एएम रेडियो वेव्स है, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो, शॉर्ट रेडियो वेव्स। यानी ये अलग अलग रेडियो वेव है जिसमें आपकी अलग अलग तरीके की रेडियो वेव्स रेंज लाई करती है। तो जो आपकी एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो आपकी जो रेडियो वेव होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी की बात करें, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स यानी जो रेडियो वेव्स में हायर फ्रीक्वेंसी है कहाँ तक 54 मेगाहर्ट्ज तक, इस तरीके की जो रेडियो वेव्स होती है उन्हें हम शॉर्ट वेव बैंड कहते हैं। जो आपकी टीवी होता है, ठीक है, जो टेलीविजन होता है वो आपकी 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेंज होती है, ठीक है, जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी, इस रेंज की जो तरंगे होती हैं उनको कैच करता है या पकड़ता है। अगर हम एफएम की बात करें यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें, यानी जो आप रेडियो में आप जो स्टेशन सुनते हैं तो वो किस रेंज में लाई करती है, वो बेसिकली 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, इसमें वो लाई करती है, इसमें वो होती है। वहीं अगर हम फोन्स की बात करें तो फोन्स में भी रेडियो वेव का यूज होता है। तो इसमें जो वॉइस यानी जो आवाज, जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वॉइस है यानी आवाज है उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो उसके लिए भी हम रेडियो वेव का यूज करते हैं। और इसमें हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी यूएचएफ बैंड का इसमें यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से जो आपकी आवाज है या वॉइस है वो क्या की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है और दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो रेडियो वेव्स हैं वो जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग तरीके की रेडियो वेव्स जो होती है वो आपको मिलती हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो वेव किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है या उत्पन्न की जाती है। अगर हम रेडियो वेव्स के उत्सर्जन की बात करें या उसकी उत्पत्ति की बात करें तो वो हम मोस्टली किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग वायर। यानी किसी जो कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ऐसी तार जिसमें जो चालक है उसमें जब हम चार्ज पार्टिकल को, ऐसे आवेश को क्या करते हैं, मोशन करते हैं, उसका एक्सेलरेशन करते हैं, यानी त्वरित गतिमान करते हैं किसी आवेश को किसी आपके वायर में, ऐसे वायर में जो कि कंडक्टिंग है, तो वहां पे रेडियो वेव्स हम उत्पन्न कर सकते हैं इस तरीके से। यानी रेडियो तरंग चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होता है। यानी जो आपकी चालक तारें होती है, कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, उसमें जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस को जब हम मूव करवाते हैं, ठीक है, गति करवाते हैं और एक्सेलरेशन यानी त्वरण के साथ, यानी उसकी जो चार्जेस है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बदल रही है, बढ़ रही है, उसके साथ जब हम किसी चालक में किसी आवेश को मूव कराते हैं या गतिमान कराते हैं, उसके द्वारा रेडियो तरंगे उत्पन्न होती। इसका उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में किया जाता है। यानी इसका जो यूज होता है, इसका जो उपयोग है वो रेडियो और दूरदर्शन के संचार यानी कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। इनकी आवृत्ति परास सामान्यतः 500 किलोहर्ट्ज से
1000 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, यानी जो इसकी रेंज होती है, ठीक है, इसकी जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। अगर हम एएम की बात करें, इस बैंड में अगर हम एएम की बात करें यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी आयाम मॉड्यूलेशन मॉड्यूलित बैंड की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज होती है 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज होती है। अगर हम 54 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की जो बैंड्स की अगर हम बात करें तो जब हम उसका यूज करते हैं या उस तरीके का जो बैंड होता है उसे हम लघु तरंग बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु तरंग बैंड यानी शॉर्ट वेव बैंड हम उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव बैंड। टीवी तरंग का परास 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, यानी जो आपकी टेलीविजन की जो वेव्स होती है यानी तरंग होती है उसका जो बैंड विड्थ या आप इसकी जो रेंज होती है वो 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज होती है। जो आपकी एफएम होती है यानी आवृत्ति मॉड्यूलेट यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो रेडियो बैंड होती है उसकी जो रेंज होती है वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, यानी ये वही रेंज है जिसमें हम रेडियो के अलग अलग स्टेशन सुन सकते हैं। सेल्युलर फोनों में अत्युच्च आवृत्ति यानी यूएचएफ बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि संदेशों को आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती है। यानी जो आपके मोबाइल फोन होते हैं उसमें यूएचएफ बैंड का हम यूज करते हैं, ठीक है। यूएचएफ बैंड का यूज किया जाता है जिससे जो आवाजें हैं यानी ध्वनि है उसका आदान प्रदान हो पाता है। तो ये आपकी रेडियो वेव्स थी। तो रेडियो वेव्स बेसिकली कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए प्रयोग में आती है या संचार के लिए इसका यूज होता है। तो जो आपकी रेडियो वेव्स है आपने देखा कि आप इसका यूज अपने मोबाइल फोन में करते हैं, अपने रेडियोज में करते हैं, टेलीविजन में करते हैं। तो बेसिकली जो आपकी रेडियो वेव है इसका जो यूज होता है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव की, ठीक है। तो जो माइक्रोवेव होती है इन्हें हम सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। माइक्रोवेव को क्या कहते हैं? सूक्ष्म तरंगे। और ये क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव होती है, ठीक है। ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज में होती है, ठीक है। इसकी आवृत्ति गीगाहर्ट्ज में होती है। और जो आपकी माइक्रोवेव्स होती है इसको हम वैक्यूम ट्यूब्स में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इन वैक्यूम ट्यूब्स को हम गन, डायोड, क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन्स कहते हैं। इसमें हम इस तरीके की जो माइक्रोवेव्स होती है इनको क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये शॉर्ट इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। तो जो आपकी माइक्रोवेव होती है इसका जो यूज होता है ये बेसिकली रडार में और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में आपकी माइक्रोवेव का यूज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर रडार होता क्या है। जो आपके मिलिट्री या डिफेंस जो सिस्टम होता है उसमें रडार का यूज किया जाता है। रडार का बेसिकली यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी जो भी आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है उसकी हम पोजीशन नाप सकें। तो उसकी पोजीशन जानने के लिए हम रडार का यूज करते हैं। और इसी तरीके से जब एयरक्राफ्ट यानी जैसे आपके जो हवाई जहाज होते हैं उनमें भी रडार का यूज किया जाता है। पोजीशंस देखने के लिए, जगहों को देखने के लिए हम रडार का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो रडार होती है इसमें किसका यूज होता है? माइक्रोवेव का यूज होता है। रडार का यूज आपके स्पोर्ट्स में भी होता है यानी खेलों में भी होता है। जैसे कि क्रिकेट में जब आप टीवी में जब क्रिकेट देखते हैं तो आपने देखा होगा कि किस स्पीड से बॉलर ने बॉल फेंकी ये दिखाया जाता है। तो ये बेसिकली किसके माध्यम से दिखाया जाता है? रडार के माध्यम से।
रडार के माध्यम से ही वो बताते हैं कि किस स्पीड में, किस डायरेक्शन में आपकी बॉल फेंकेगी है। उसी तरीके से टेनिस में भी इसका यूज होता है और आपकी गाड़ियों में रडार का यूज होता है ताकि पोजीशंस को हम देख सकें। यानी माइक्रोवेव्स जो होती है वो क्या होती है? माइक्रोवेव्स शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स with frequency in gigahertz range are produced by special vacuum tubes called क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड। यानी जो आपकी माइक्रोवेव होती है वो कम वेवलेंथ की रेडियो तरंग होती है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज की रेंज में होती है और इसे हम स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, स्पेशल निपात नली जो होती है उससे हम इसे उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड कहते हैं। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम एंड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। यानी इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, इसकी कम वेवलेंथ की वजह से ये इसका जो यूज है वो किस में होता है? ये किस में यूज होता है? रडार सिस्टम में और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। यानी रडार में इसका यूज होता है और जो आपके हवाई जहाज है उनके नेविगेशन में, उनके आने जाने के लिए, उसके नेविगेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। रडार ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द स्पीड गन्स यूज्ड टू टाइम फास्ट बॉल्स, टेनिस सर्वर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। रडार का यूज हम स्पीड गन में भी करते हैं, ठीक है, जो कि किस में यूज होता है? फास्ट बॉल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिकेट में बॉल्स की स्पीड जानने के लिए इसका यूज होता है, टेनिस में इसका यूज होता है, ठीक है, और गाड़ियों में भी इसका यूज होता है। सूक्ष्म तरंगे, लघु तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगे की आवृत्ति गीगाहर्ट्ज के परास में होती है। ये विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं जिन्हें क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड कहते हैं द्वारा उत्पन्न होती। अपने लघु तरंग दैर्ध्य के कारण विमान संचालन में रडार प्रणाली के लिए उपयुक्त है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके हवाई जहाज होते हैं, विमान होते हैं, उनके संचालन के लिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। रडार तेज गेंदों जैसे कि टेनिस में सर्व की गई गेंदों या वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र गनों के कार्य प्रणाली भी आधार है। यानी जो आपके रडार सिस्टम है और इसका यूज हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बॉल की स्पीड है, गेंद की स्पीड है, उसको जानने के लिए जैसे क्रिकेट में करते हैं, टेनिस में सर्विसिंग के लिए, और वाहनों की गति जैसे कि जो ट्रैफिक पुलिस आपकी वाहनों की गति या ऑटोमोबाइल की जो गति है उसको जानने के लिए इसका यूज करती है। माइक्रोवेव का एक और एप्लीकेशन है, वो है आपका माइक्रोवेव अवन। तो जो आपका माइक्रोवेव अवन होता है, ठीक है, माइक्रोवेव अवन होता है वो, उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव्स उसमें सेट की जाती है, सेलेक्ट की जाती है और वो आपके जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करके वहाँ वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, आपके जो माइक्रोवेव अवन है उसका टेम्परेचर रेज किया जाता है या बढ़ाया जाता है और जिस कारण आपका जो खाना है वो गर्म हो। यानी माइक्रोवेव oven are an interesting domestic application of these waves. In such ovens, the frequency of microwave is selected to match the resonant frequency of water molecule so that energy from the wave is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecule. This raises the temperature of any food containing water. यानी जो आपके माइक्रोवेव अवन होते हैं वो घर में जो यूज किए जाते हैं उसमें क्या किया जाता है, जो आपका माइक्रोवेव होता है, ठीक है, जो माइक्रोवेव अवन होता है उसमें माइक्रोवेव की एक फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को सेलेक्ट किया जाता है, यानी चुना जाता है, जो कि पानी, जो आपका खाना है उसमें जो पानी है या जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसके जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अनुनाद आवृत्ति है, उससे वो मैच करती है।
उससे उसको मैच कराया जाता है ताकि जो एनर्जी है यानी ऊर्जा है वेव की, वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी दे सके। ठीक है, उन्हें क्या दे सके, काइनेटिक एनर्जी दे सके, जिससे टेम्परेचर उस जो आपका अवन है उसका टेम्परेचर बढ़े, जिस कारण उसका जो खाना है, जो उसमें आपने खाना रखा है जिसमें वो पानी है, उसका जो टेम्परेचर है या उसका जो तापमान है वो बढ़े और आपका जो खाना है वो आपको गरम गरम मिले। तो इस तरीके से जो माइक्रोवेव होती है उसका माइक्रोवेव अवन में यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करके जो आपका खाने में जो पानी के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसके साथ उसको मैच करा के खाने को गर्म किया जाए। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेव यानी अवरक्त तरंगों की। तो जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये बेसिकली गर्म जो पिंड होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गर्म जो हॉट बॉडीज होती हैं उससे ये उत्पन्न होते हैं। तो हम इन्हें हीट वेव्स भी बोलते हैं, यानी क्या कहते हैं, हीट वेव्स भी इन्हें बोलते हैं। तो जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं यानी अवरक्त तरंगे होती हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो कम होती है। तो जब इसकी आवृत्ति कम होगी तो आप जो इसकी वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो आपकी आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ होती है इनमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है उसका और जो आपका वेवलेंथ होता है इनका क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी तरंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यानी आवृत्ति ज्यादा होगी, उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा जो है वो कम होगा, ये हम जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स है या अवरक्त तरंगे हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो कम होती है, या हम ये कह सकते हैं इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, और जो इसकी वेवलेंथ होती है, जो एंड वेवलेंथ होती है, वो विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है वहां के बराबर। जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया उन्हें हीट वेव्स भी बोलते हैं। तो वो क्या करती हैं, जो पानी होता है यानी वाटर मॉलिक्यूल होता है, किसी भी मटेरियल में जो भी पानी के कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है यानी अवशोषित कर लेती है। और इस अवशोषण की वजह से क्या होता है, जो थर्मल मोशन होता है, ठीक है, थर्मल मोशन होता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में, उस सब्सटेंस में या उस मटेरियल में वो बढ़ जाता है, और जो वो जगह होती है, वो सरफेस होती है, वो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो वो सब्सटेंस है उसका क्या होता है, वो हीट अप हो जाता है या गर्म हो जाता है, जिस कारण उसकी जो सराउंडिंग है वो भी गर्म हो जाती है। यानी जो आपका इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो पानी को अवशोषित कर लेती है, जिस कारण क्या होता है, थर्मल मोशन बढ़ जाता है। थर्मल मोशन बढ़ने के कारण जो वो ऑब्जेक्ट है या जो वो सरफेस है उसका जो सराउंडिंग है, ठीक है, जिस सब्सटेंस की, जिस वस्तु का आपने टेम्परेचर, जिससे आपने क्या किया है, वाटर को एब्जॉर्ब किया है, उसका टेम्परेचर, उसका तापमान बढ़ता है, जिस कारण उसके सराउंडिंग, उसके आसपास की चीजों का भी वातावरण बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपका जो इंफ्रारेड वेव है वो काम करती है, इस तरह वो हीट प्रोड्यूस करती है यानी ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो इसी तरीके से जो आपकी इंफ्रारेड लैंप होते हैं वो फिजिकल थेरेपी में यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसे लैंप जो कि आपकी इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड तरंगों को उत्पन्न करते हैं, इनका यूज फिजिकल थेरेपी में किया जाता है। अभी हमने बात करी इंफ्रारेड रेज की, कि इंफ्रारेड रेज को हम क्या कहते हैं और किस तरीके से ये किसी भी सब्सटेंस, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा देती है। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स के एप्लीकेशन की, यानी इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, जो आपके इंफ्रारेड तरंगे होती है, ये पृथ्वी के टेम्परेचर को
मेंटेन करने में मदद करती है, क्योंकि जो आपका सन होता है यानी सूर्य होता है, उससे जो किरणें निकलती है, जो गर्म या हीट एनर्जी जो आती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड तरंगों की फॉर्म में आती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो क्या करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो किसी भी सरफेस को, किसी भी वस्तु को गर्म करती है, पानी को एब्जॉर्ब करके, उसके टेम्परेचर को बढ़ा के। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब सन यानी सूर्य से जब किरणें पृथ्वी पे आती हैं, तो प्रकाश की किरणें आती है, प्लस आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आती है। इस कारण जो आपकी पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, उसका जो तापमान है वो नॉर्मल रहता है। तो क्या होता है कि जो कई बार ऐसे होता है कि जो वो हीट यानी वो ऊष्मा यानी जो इंफ्रारेड रेज जो होती है, रेडिएशन होती है, उनकी वजह से जो ऊष्मा होती है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स होते हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अमाउंट वो बढ़ता जा रहा है, तो वो बढ़ता है, और वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से हीट या फिर ऊष्मा जो पृथ्वी पे आ रही है, ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, उसको वहीं ट्रैप करके रख देती है, या फिर कह सकते हैं उस गर्मी को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती, जिस कारण पृथ्वी का टेम्परेचर या फिर उसका तापमान वो बढ़ा देती है। तो जो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, इस तरीके से पृथ्वी की जो गर्माहट है या फिर पृथ्वी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में मदद करती है। यानी इंफ्रारेड रेडिएशन आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ्स वार्मथ और एवरेज टेम्परेचर थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो पृथ्वी की जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसे मेंटेन करने में मदद करती है। किसके थ्रू? जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है? वो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, पृथ्वी का जो तापमान है उसे मेंटेन करके ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू से मेंटेन करती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या गर्म रहता है। Incoming visible light is absorbed by the Earth's surface and re-radiated as incoming visible light is absorbed by the Earth's surface and re-radiated as infrared radiation। यानी जो visible light, ठीक है, जो visible light पृथ्वी पे पड़ रही है, पृथ्वी की सरफेस पे पड़ रही है, उसको क्या करती है, वो री-रेडिएट करती है, यानी उसे रेडिएट करती है इंफ्रारेड के फॉर्म में। यानी इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, इंफ्रारेड तरंगे हैं, उसके फॉर्म में वो उसे दोबारा से रेडिएट करती है। दिस रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो जो ये रेडिएशन है, ये तरंगे हैं, इसको ये ट्रैप करके रखती है, यानी इंफ्रारेड जो तरंगे हैं इसे ट्रैप किया जाता है। किसके माध्यम से करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, यानी जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गए, इनके माध्यम से इसको, यानी जो आपके इंफ्रारेड रेडिएशन है, इनको पृथ्वी में ही ट्रैप किया जाता है, जिस कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या मेंटेन होगा। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट बोथ फॉर मिलिट्री पर्पस एंड ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। जो आपके इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं, इनका यूज सैटेलाइट यानी उपग्रह में किया जाता है, मिलिट्रीज में किया जाता है, और पौधों की जो ग्रोथ है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है, पौधों की जो ग्रोथ होती है, पौधों की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इंफ्रारेड जैसे डिटेक्टर्स जो होते हैं, बेसिकली वो आपका हीट के ऊपर काम करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी जगह जो रात को जिस कैमरे के थ्रू देख पाते हैं, या जो आपके कैमरेज होते हैं, आपने देखा होगा
कि नाइट विजिबल कैमरास होते हैं, यानी रात को जिससे देखा जाता है, तो बेसिकली उसमें इंफ्रारेड डिटेक्टर का यूज किया जाता है। तो आप जानते हैं कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी जो बॉडी है, कोई भी लिविंग बॉडी जो होती है, ठीक है, जीवित जो भी प्राणी है की बॉडी से क्या होता है, उसके शरीर से हीट निकलती, यानी ऊष्मा निकलती। तो जो आपका इंफ्रारेड डिटेक्टर होता है वो उस ऊष्मा को, या नाइट डिटेक्टिंग जो कैमरा होते हैं वो उस ऊष्मा को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं, जिस कारण वो उसकी फोटोज ले पाते हैं। तो इसी कारण जो नाइट विजिबल कैमरास जो होते हैं उसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज करते हैं, या इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का जो हम यूज करते हैं, जिस कारण हम फोटोग्राफ्स ले पाते। इसी तरीके से जो आपके इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं जो कि आपकी सैटेलाइट्स में यूज होते हैं, वो भी इसी यानी हीट के ऊपर काम करते हैं, यानी ऊष्मा के ऊपर, किसी भी बॉडी या किसी पिंड से ऊष्मा निकल रही है उसको वो डिटेक्ट करते हैं, और आपको मतलब आप उसके थ्रू ऑब्जर्व कर पाते हैं, किसी चीज को डिटेक्ट कर पाते हो। उसी तरीके से जब हम पौधे की ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, पौधे की ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें भी आप जानते हैं पौधा क्या है, ये भी एक लिविंग बीइंग होता है, तो इसमें भी क्या होती है, ऊष्मा वो निकालता है। तो उसकी ग्रोथ को वो जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी उसकी हीट की वजह से, यानी उसकी ऊष्मा की वजह से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस also emit infrared and are widely used in remote switches of household electronic systems such as TV set, video recorders and hi-fi system। यानी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं, ठीक है, अवरक्त किरणें जो होती हैं उनको क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो जो ये इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं इनको जब ये एमिट करते हैं, इसी की वजह से हमने जो आपने देखा होगा कि रिमोट्स होते हैं, ठीक है, टीवी के रिमोट होते हैं, आपके एसी के रिमोट होते हैं, और बहुत सारे जो आपके टीवी सेट के वीडियो रिकॉर्डर के जो रिमोट्स होते हैं वो इसी के ऊपर काम करते हैं, या इंफ्रारेड की वजह से ही वो काम करते हैं। अब हम बात करते हैं विजिबल रेस की, यानी दृश्य प्रकाश तरंग की हम बात करते हैं। यानी ये वो रेंज है जो हमें दिखाई देता है, या जो हमारी जो नेत्र हैं यानी आंखें हैं जिसे डिटेक्ट करती है, और जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की वस्तुएं देख पाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। और जो इसकी जो आपकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक की इसकी रेंज होती है, या आप ये कह सकते हैं इसकी जो वेवलेंथ है वो 700 से 400 नैनोमीटर तक होती है। जो विजिबल लाइट होती है वो क्या होती है, वो एमिट होती है, कहीं से उत्सर्जित होती है, एमिट होती है यानी उत्सर्जित होती है, या फिर रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते, ठीक है, यानी कि जब जो विजिबल रेंज है, विजिबल रे है या दृश्य प्रकाश तरंग है, जब वो किसी बॉडी से या किसी पिंड से उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है, तब हम देख पाते हैं उसे, या फिर जब वो किसी भी पिंड पे या किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे वो रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित होती है, तब हम उसको देख पाते हैं या महसूस करते हैं। जो हमारी आंखें होती है वो जो ये आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी विजिबल रेज है, इसके लिए ये सेंसिटिव होती है, ठीक है, यानी क्या करती है, सेंस कर पाती है, इसके लिए ये संवेदनशील होती है, यानी आवर आईज आर सेंसिटिव टू दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो इस तरीके की जो वेवलेंथ होती है इसके लिए हमारी जो आंखें होती है यानी आईज होती है वो सेंसिटिव होती है। तो बेसिकली जो विजिबल रेज होती है ये वही रेज है जिनकी वजह से हम देख पा रहे हैं, ये वही बैंडविड्थ है या वही फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी की जो आपकी रेज है या तरंगे हैं हम देख पा रहे हैं, ये वही आपकी विजिबल रेज होती है। तो विजिबल रेज के ही माध्यम से हम देख पाते हैं चीजों को।
यानी यह उस स्पेक्ट्रम का भाग है जिसके लिए मानवीय नेत्र संवेदनशील होते हैं। इसकी आवृत्ति परास लगभग 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक, तरंग दैर्ध्य 700 यानी जो उसकी वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, उसकी रेंज कितनी है, 700 से 400 नैनोमीटर होती है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होने वाला दृश्य प्रकाश जगत के विषय में सभी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराते हैं। यानी जो आपका विजिबल रेंज है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा दृश्य प्रकाश है, जब वो किसी बॉडी से निकलता है, उत्सर्जित होता है या परावर्तित होता है, उसी की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं और सूचनाएं प्राप्त करते हैं। हमारे नेत्र तरंग दैर्ध्यों के इस परास के लिए संवेदनशील होते हैं। यानी जो हमारे आईज होते हैं, नेत्र होते हैं, वो इन्हीं वेवलेंथ की जो किरणें हैं, तरंगे हैं, इनके लिए हम सेंसिटिव होते हैं या संवेदनशील होते हैं। अब हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की, यानी पराबैंगनी तरंग की। तो जो आपकी पराबैंगनी तरंगे हैं, इट कवर्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 4 × 10⁻⁻7 मीटर यानी 400 नैनोमीटर डाउन टू 6 × 10⁻10 मीटर यानी 0.6 नैनोमीटर। जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है यानी पराबैंगनी तरंगे होती हैं, ये इसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर तक इसकी जो होती है रेंज होती है। इसकी किसकी रेंज होती है, वेवलेंथ की रेंज होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं बाय स्पेशल लैम्प एंड वेरी हॉट बॉडीज। यानी जो हॉट बॉडीज होती है, यानी जो गर्म पिंड होते हैं, और जो एक तरीके के लैम्प जो होते हैं, जो यूवी लैम्प्स होते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी लैम्प होते हैं, उसके माध्यम से इन्हें उत्पन्न किया जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो आपका सन होता है यानी सूर्य है, ठीक है, जब उसकी किरणें पृथ्वी पे आती है, उसके साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या पराबैंगनी तरंगे भी पृथ्वी पे आती है। तो जो आपका सन है यानी सूर्य है, वो क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही बड़ा सोर्स है आपका किसका, अल्ट्रावायलेट लाइट का सोर्स है। यानी द सन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। क्योंकि जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है या अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी तरंगे जो होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो हम इसका यूज लेसिक में करते हैं, ठीक है, लेसिक ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। यानी ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ, यूवी रेडिएशन कैन बी फोकस्ड इनटू अ वेरी नैरो बीम of high precision application such as LASIK eye surgery। यानी क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, इस कारण हम जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है या अल्ट्रावायलेट तरंगे जो होती है यानी पराबैंगनी तरंगे जो होती है, उसको हम बारीक जो होती है बारीक बीम में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस कारण या जिसकी मदद से हम लेसिक आई सर्जरी जो है इसमें इसका यूज किया जाए, क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी होती है और हम इसे एक नैरो बीम में बदल सकते हैं। जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इसका यूज हम पानी को प्योरीफाई यानी शुद्ध करने में करते हैं। जो आपके वाटर प्योरीफायर होते हैं, जैसे कि आपके आरओ होते हैं, तो उसमें भी आपका यूवी रेज का यूज किया जाता है या फिर पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है, जिससे जो जर्म्स है यानी जो पानी में जो भी जर्म्स हैं वो हम उनको मार सकें। तो इसके लिए हम यूवी लैम्प का यूज करते हैं, किसमें, वाटर प्योरीफायर में, यानी पानी को शुद्ध करने में हम यूवी लैम्प का भी यूज करते हैं। तो जो आपके यूवी लाइट है या यूवी रेज है या यूवी तरंग है, उसकी बहुत सारी आपने एप्लीकेशन देखी, उसके बारे में देखा।
उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, यानी उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो जो आपकी यूवी लाइट होती है वो ह्यूमंस को यानी मानव को नुकसान पहुंचा सकती है। किस तरीके से? अगर यूवी रेडिएशन जो होती है यानी यूवी तरंग होती है, अगर उसके आप एक्सपोजर में आते हो, ठीक है, यानी लगातार आप यूवी रेडिएशंस के एक्सपोजर में हो, यानी आप पे यूवी रेडिएशंस या पराबैंगनी किरणें पड़ रही है, तो उससे क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में मेलानिन ज्यादा इंक्रीज होगा या आपकी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस करेगी यानी उत्सर्जित करेगी, जिस कारण आपकी स्किन टैन हो जाएगी यानी काली पड़ जाएगी। तो पहला तो ये है इसका कि इस कारण ज्यादा एक्सपोजर से आपकी स्किन क्या हो जाएगी, टैन हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो आपका यूवी रेडिएशंस है, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट आपकी आंखों पे पड़े, ठीक है, अगर आपकी आंखों पे पड़ जाए तो ये आपकी आंखों को खराब कर सकती है। अगर ये आपकी आंखों पे पड़े तो ये आपकी आंखों को खराब कर सकती है। तो हम ये जानते हैं कि यूवी जो रेज होती है उसका यूज जो वेल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो लोहे वेल्ड करते हैं वो करते हैं, तो फिर वो किसका यूज करते हैं, यूवी रेज का यूज करते हैं। तो जब वो यूवी रेज का यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, तो वो एक तरीके के चश्मे का यूज करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट यूवी रेज उनकी आंखों में पड़ेगी तो उसे वो नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो वेल्डर्स होते हैं वो चश्मा पहन के रखते हैं, क्योंकि यूवी रे अगर डायरेक्ट आंखों में पड़े तो वो आंखें खराब करे। और इसका एक और जो आपका यूवी रेज का जो है हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग के लिए है, वो ये है कि बहुत ज्यादा समय तक अगर बहुत ज्यादा टाइम तक जो यूवी रेज होती है यानी पराबैंगनी किरणें होती है उसके एक्सपोजर में अगर कोई इंसान रहे तो उसको स्किन कैंसर जैसी डिजीज हो सकती है। तो इसलिए जो आपकी यूवी रेज होती है या यूवी तरंग होती है वो हार्मफुल होती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेव्स के बारे में या जिन वेव्स के बारे में आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, लर्न करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।